इनमें से 304 मार्क्स जो बच्चे लेके आएगा, क्या उससे 4000 बच्चे आगे होंगे? तो सभी आके बोलते हैं पढ़ लो बेटा पढ़ लो, क्या यहाँ पे भाषण दे रहे हो? अरे भाई तुम्हारी एग्जामिनेशन अच्छी होगी। अच्छी एग्जामिनेशन किसकी जाती है भाई? 2% 4%? तो क्या 98% बच्चे क्या वो नकारा होते हैं क्या? सो हाय गाइस, आदर्श हियर। कल आपके यार जेईई मेंस की 2021 की मार्च की रिजल्ट आई है। कई सारे बच्चे परेशान हैं, लेकिन यार मैं किसी भी चीज को मुद्दा नहीं बनाना चाहता। आज हम लोग जेईई मेंस की अंदर जो नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल की सिस्टम है उसको समझेंगे, और मैं इन डेप्थ एनालिसिस करके ये सारी चीजें बता रहा हूं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, और वीडियो के कंप्लीट होने से पहले दिमाग में जो भी चीजें थी तुम्हारी कि परसेंटाइल खराब होता है, नॉर्मलाइजेशन खराब होता है, ये सारी चीजों को आप भूल जाएंगे। ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग डिसीजन कर लेना कि नॉर्मलाइजेशन खराब है या अच्छी है, और उसमें क्या क्या चीजें ऐसी है जिसके ऊपर चेंजेस होनी चाहिए। इससे पहले कि नॉर्मलाइजेशन आया क्यों? पहले जेईई मेंस की एग्जामिनेशन एक बार होती थी, और हर एक बार 3-3 दिन एग्जामिनेशन हो रही है, 2 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हो रही है, तो 24 टाइम्स एग्जामिनेशन हो रही है। हर एक एग्जामिनेशन की डिफिकल्टी अलग है, हर एक एग्जामिनेशन में पेपर अलग अलग पूछा जा रहा है, डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं। तो अब उसको नापेंगे कैसे? रैंकिंग किस तरीके से निकालेंगे? तो हर एक पेपर की अगर शिफ्ट की डिफिकल्टी अलग होगी तो मार्क्स भी अलग आएंगे। इसी वजह से नॉर्मलाइजेशन का यूज होने लगा। अभी जैसे 11th और 12th के नंबर ऑफ टॉपिक्स या चैप्टर्स अगर आप कंबाइन करके देखोगे तो 75 to 80 चैप्टर्स आपको इन टोटल नजर आएंगे। अब ऑनेस्टली एक बात बताना, इसका मतलब क्या है कि ज्यादातर जो मेजोरिटी बच्चे जो होते हैं, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मेजोरिटी बच्चे जो होते हैं उनकी मैक्स टू मैक्स स्कोरिंग कैपेसिटी क्या होती है? 140 से 150 मैक्स टू मैक्स मैं बोल रहा हूं, क्योंकि वो पढ़ाई करके उतना जाते ही नहीं है, तो वो कितना ज्यादा स्कोर कर पाएंगे? वो ज्यादा से ज्यादा 140 से 150 स्कोर कर पाएंगे। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे यार जो कि 150 से लेकर 225 स्कोर कर पाएंगे, और 5 से 10% ही ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 200 से ज्यादा स्कोर कर पाते हैं। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, सपोज आपका पेपर हुआ, तो पेपर आपका इजी भी आ सकता है, हार्ड भी आ सकता है, और मॉडरेट भी आ सकता है। मैंने 3 ग्राफ यहां पे बनाए। अब एक बात, ज्यादातर ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत अच्छा प्रिपरेशन नहीं करके जाते हैं, ये हकीकत है, ठीक है? 35 चैप्टर वो करके जा रहे हैं, 30 या 35 चैप्टर अगर वो करके जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो लगभग 40 से 45 क्वेश्चन की अटेम्प्टिंग कैपेसिटी के साथ वो एग्जामिनेशन पे जा रहे हैं। 40 से 45 क्वेश्चन की अटेम्प्टिंग कैपेसिटी के साथ वो एग्जामिनेशन पे जा रहे हैं। ध्यान से सुनो, तो वो अगर मैक्स टू मैक्स, अरे यार अगर एग्जामिनेशन उसका बहुत अच्छा चला गया तो वो कितना ही स्कोर कर पाएंगे? अरे वो कितना स्कोर कर पाएंगे? 160 से लेके 180। ये मैं मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूं, एकदम मैक्स कंडीशन मैंने ले लिया। एक बच्चा जो कि सिर्फ और सिर्फ 30-35 चैप्टर पढ़ के जा रहा है, और अगर उस 30-35 चैप्टर में से 40 या 45 क्वेश्चंस आ गए, मैं एकदम मैक्सिमम कंडीशन ले रहा हूं, तो वो कितना ही स्कोर कर पाएगा? अरे मैं कितना कर पाएगा? 160 से 180 कर पाएगा। इससे ज्यादा कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। अच्छा अब देखो, जब आपकी इजी पेपर आती है तो एवरेज मार्क्स हर एक स्टूडेंट जो स्कोर करता है वो इंक्रीज हो जाती है। तो मान लेते हैं जब एक इजी पेपर आता है तो एवरेज मार्क्स जो है वो 120 हो जाता है, फॉर एग्जांपल, बस एग्जांपल के लिए समझना। जब एक मॉडरेट पेपर आती है तो एवरेज स्कोर 90 से लेके 100, और जब एक हार्ड पेपर आ जाती है तो यार हालत खराब हो जाती है, हालत खराब हो जाती है। हार्ड पेपर किनका अच्छा जाता है? हार्ड पेपर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों का अच्छा जाता है जिनकी कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर एक हार्ड पेपर आया यार तो 60 से 70 मार्क्स आपका एवरेज मार्क्स हुआ, एक मॉडरेट पेपर आया तो 90 से लेके 100, और अगर इजी मार्क्स आया तो 120 प्लस आपका एवरेज स्कोर चला गया। तो नॉर्मल मान के चलते हैं कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि 50 चैप्टर करके जाते हैं, 50 चैप्टर करके जाते हो। आपकी पेपर इजी आई या डिफिकल्ट आई? अरे मान लेते हैं आपकी पेपर इजी आई, इजी आई तो आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? मान लेते हैं कि 55 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। 55 में से 55 अगर आपका सही भी हो गया तो कितने मार्क्स आ जाएंगे भाई? अरे कितने मार्क्स आ जाएंगे? 220 मार्क्स आ जाएंगे। 220 मार्क्स आ सकते हैं, इससे ज्यादा आपके मार्क्स आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। और अगर आपकी डिफिकल्ट पेपर भी आ जाती, मान के चलते, क्योंकि आपने 55 चैप्टर पढ़ के गए हैं पूरे अच्छे तरीके से, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, अरे 55 क्वेश्चन, आप 55 क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, कितने बना पाओगे? 50 बना पाओगे। तभी तो आपके यहाँ पे 200 मार्क्स तो आ रहे हैं ना, 200 मार्क्स तो आ रहे हैं ना। आपके हार्ड पेपर में 200 मार्क्स आ रहे हैं और उसके इजी पेपर में कितने आ रहे हैं? 220। लेकिन इसमें आप तो मैक्स टू मैक्स 220 ही स्कोर कर सकते थे, लेकिन एक ऐसा बच्चा जो कि कम पढ़ाई करके भी गया है और क्योंकि उसका पेपर आसान आ गया है वो ज्यादा स्कोर कर सकता है। पेपर आता है तो एक नॉर्मल बच्चा भी ज्यादा स्कोर कर लेता है, 100, 120, 130। आप में से भी कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका पेपर इजी आ गया होगा, वो ज्यादा स्कोर कर लिए 120। और अगर डिफिकल्ट पेपर भी अगर आपकी आती तो भी तो आप 200 नंबर तो लाते। अरे 200 नहीं लाते, चलो 200 नहीं लाते, 190 लाते, 190 लाते ना भाई, 190 लाते। लेकिन अगर एक डिफिकल्ट पेपर होता उसमें जो बच्चे की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हुई है, वो बच्चों की वहां पे सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती और उनका स्कोर वहां पे अच्छा नहीं बनता। अरे एक सपोज करो 16th की शिफ्ट 2 डिफिकल्ट आई थी, उसमें बहुत सारे बच्चों की एग्जामिनेशन खराब गई कि नहीं गई? किसी का 40 आ रहा होगा, किसी के 50 आ रहे होंगे, किसी के 60 आ रहे होंगे। जब एक डिफिकल्ट पेपर आता है तो एवरेज मार्क्स डिक्रीज हो जाती है, और जब एक इजी पेपर आता है तो एवरेज मार्क्स इंक्रीज हो जाता है। अटेम्प्ट कर सकते हो 50 या 55 ही क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है? तो इजी पेपर में तुम्हें वहां पे नुकसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे एवरेज मार्क्स इंक्रीज हो गई है, इसीलिए परसेंटाइल वहां पे डिक्रीज हो जाएगी। और हार्ड पेपर में क्योंकि जो एक बच्चा अच्छा प्रिपरेशन करके जाता है उसको एज मिल जाता आती है, तो हार्ड पेपर में जो बच्चे अच्छे प्रिपरेशन करके जाते हैं, गुड प्रिपरेशन,
और जो बच्चों की बैड प्रिपरेशन होती है उसमें गैप बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता है, उसमें गैप बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता है। और खास करके जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले होते हैं उसमें इसका रैंक जो है बहुत अच्छा हो जाता है, रैंक इंक्रीज, रैंक इंक्रीज। इसीलिए तुम लोग कई बार देखते होगे कि मार्क्स आई है 170 और परसेंटाइल बनी है 98, परसेंटाइल बनी है 98। और कई बार तुम लोग देखते होगे जब पेपर बहुत ज्यादा इजी आ जाता है ना, जब पेपर बहुत ज्यादा इजी आ जाता है तो गुड प्रिपरेशन वाले बच्चे और बैड प्रिपरेशन वाले बच्चे, इसमें गैप कम हो जाता है, इसमें गैप कम हो जाता है। इसीलिए तुम ऐसा देखते होगे कि मार्क्स आई 200 और परसेंटाइल बनी 96.5। यही एक रीजन है कि जब इजी पेपर आती है तो अच्छे बच्चे जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, ओवरऑल पूरी की पूरी शिफ्ट को इफेक्ट कर जाता है। क्योंकि अरे वो डिफिकल्टी किस तरीके से देखेगा, डिफिकल्टी देखने की क्या पैरामीटर होती है, अरे कितने, मान लो 75 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 75 में से कितने बच्चे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्या बच्चे 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्या बच्चे 50 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, या फिर 30 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। एक तो लिमिट होगी ना, उससे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जब एक पेपर इजी आता है तो पूरी की पूरी शिफ्ट को सफर, होल शिफ्ट सफर करता है, होल शिफ्ट, पूरा का पूरा शिफ्ट सफर करता है। और खास करके मैं बोल रहा हूं जब इजी पेपर आती है, जो गुड स्टूडेंट होते हैं, जिन्होंने सच में मेहनत करी होती है, उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। तो सबसे अच्छा पेपर क्या होता है, सबसे अच्छा पेपर होता है कि अगर तुम्हारी पेपर मॉडरेट लेवल की आ जाए, इसमें मतलब मोटा मोटी ठीक ठाक रिजल्ट आता है, मोटा मोटी ठीक ठाक रिजल्ट आता है। ये वीक बच्चों के लिए भी ठीक है, जो हार्ड मतलब जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए भी ठीक है। और हार्ड पेपर तो यार जो खास करके गुड स्टूडेंट होते हैं, ये गुड स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए बेस्ट शिफ्ट है, उनके लिए बेस्ट शिफ्ट है। और ये वाली शिफ्ट हर किसी के लिए अच्छा है और इजी शिफ्ट हर किसी के लिए खराब है, हर एक बच्चे के लिए खराब है। और मैंने यहां पे बताया था क्यों, क्योंकि देखो 70% ऐसे बच्चे होते हैं ना जो कि मैक्स टू मैक्स कितना स्कोर कर पाएंगे। 70% ऐसे छात्र होते हैं जिनकी कट ऑफ क्लियर ही नहीं होती जेईई मेंस में। यही एक फेलियर है नॉर्मलाइजेशन का, ये नॉर्मलाइजेशन का एक फेलियर है। एक और फेलियर मैं बताता हूं, मिली है तो ये यूसैट में आप लोग इनरोल कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दूंगा, इसमें आप लोगों को सब्सक्रिप्शन भी मिल सकता है और साथ ही साथ अमेजॉन की वाउचर भी मिल सकती है। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पे हो, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों की लाइव टेस्ट होने वाली है। जैसे कि अगला टेस्ट हमारा 28 मार्च को होने वाला है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आप लोगों के लिए टेस्ट 2। और आप लोगों को डिटेल एनालिसिस भी बता दिया जाएगा कि आप भाई कहाँ गलती कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और टॉप एजुकेटर्स सारे टेस्ट को क्रिएट करते हैं, वो बात तो है ही सही। और अगर आप 2020, 21, 22 या 23 किसी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, सारे ही प्रिपरेशन के लिए आप दे सकते हो। सिलेबस जो है मैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद बता दूंगा। रैंक 1 होते हो तो 100% स्कॉलरशिप प्लस 5000 की वाउचर मिलती है। उसी तरीके से रैंक 2 से 6, रैंक 7 से 16, और अगर आपको 216 रैंक तक भी आती है तो आप लोगों को कुछ ना कुछ प्राइजेस वगैरह में। इनरोल कैसे करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाओ वहां पे इनरोल करो, आपकी टारगेट कौन सी है, और कोड यूज कर सकते हो। आदर्श बर्नवाल इज माय कोड, यू कैन यूज दैट कोड। और यहाँ पे सिलेबस मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, तो अगर चाहो तो सिलेबस भी देख सकते हो और जाके टेस्ट वगैरह। ये परसेंटाइल वाला सिस्टम होता है, इस परसेंटाइल में जितने कम नंबर ऑफ स्टूडेंट तुम्हारे शिफ्ट में अटेम्प्ट करते हैं उतना ही ज्यादा तुम्हें नुकसान होता है। मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहले एक रैंक और इसका फॉर्मूला तुम लोग जान लो किस तरीके। तो ये रैंक निकालने की फॉर्मूला होती है कि तुम्हारे शिफ्ट में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठे डिवाइडेड बाय 100 और 100 माइनस परसेंटाइल, तो इस तरीके से तुम्हारी रैंक निकलती है। अच्छा, तुम्हारी एग्जामिनेशन हो रही है यार अभी, ठीक है, अभी बताता हूँ कैसे इफेक्ट करती है, समझना। सपोज तुम्हारी एग्जामिनेशन फरवरी में, 4 शिफ्ट में तुम्हारी एग्जामिनेशन हुई, समझना, ध्यान से समझना। फरवरी में एग्जामिनेशन हुई, सपोज मैं मान लेता हूँ 6 लाख बच्चे एग्जामिनेशन दी। मार्च में एग्जामिनेशन हुई 5, और मई में एग्जामिनेशन हुई 12 लाख बच्चे, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों की एग्जामिनेशन है, अलग अलग एग्जामिनेशन बैठे नहीं, और मई में सारी एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गई तो बहुत सारे बच्चे बैठे। 6 लाख बच्चे बैठे, इनमें से 6 लाख के 6 लाख यूनिक बच्चे थे। तो यूनिक बच्चे कितने थे, यूनिक बच्चे थे 6 लाख। अब फरवरी में जो भी बच्चे बैठ चुके थे वो मार्च में ही बैठे होंगे, तो मान लेते हैं कि इसमें 1 लाख यूनिक बच्चे थे, एक एग्जामिनेशन दे रहे, जिनकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा पहले खराब थी और अभी जाके वो मई में। ये बस एक डेटा समझने के लिए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिक स्टूडेंट कितने हो गए, टोटल यूनिक स्टूडेंट हो गए 6 + 1 + 1 + 7, 15 लाख बच्चे, इतने यूनिक स्टूडेंट हो गए। और इसी पे तुम्हारा क्या बनता है, रैंक बनता है, फाइनल रैंक। अब बात को समझना, सपोज तुम्हारी परसेंटाइल आई 95, तुम्हारी परसेंटाइल कितनी आई, 95 परसेंटाइल आई। तुमने फरवरी में एग्जामिनेशन दिया, तुम्हारी परसेंटाइल आई 95। अच्छा भैया, तो 95 परसेंटाइल आई भैया, तो 95 परसेंटाइल में मेरे इस शिफ्ट के हिसाब से क्या रैंक बनेगी। अरे देखो 95 परसेंटाइल आई, अब 95 परसेंटाइल को यहाँ पे पुट करो और निकाल 30,000, तो तुम्हारी रैंक क्या बनी यहाँ पे 30,000, 30K, ठीक है। मान लो कि तुमने किसी शिफ्ट में भी एग्जामिनेशन नहीं दिया, तुमने किसी शिफ्ट में भी एग्जामिनेशन नहीं दिया, लास्ट में तुम्हारी परसेंटाइल रह गई 95, और जब मई में सारे बच्चों का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जब तुम्हारे 15 लाख हो चुके थे, तुम्हारी परसेंटाइल रह गई 95। अब 15 लाख बच्चे में जब तुम्हारा रैंक निकाला जाएगा तो यहां पे तुम्हारा रैंक क्या बन जाएगा, देखो करके 90,000 आएगा, यहां पे 90,000। यहां पे तुम्हारी रैंक थी, जिस शिफ्ट में तुमने एग्जामिनेशन दिया वहां पे तुम्हारी 95 परसेंटाइल पे रैंक कितनी थी, 30,000। और फाइनल जब तुम्हारा रैंक आया, मतलब फाइनल जब तुम्हारी एग्जामिनेशन हो गई,
यूनिक बच्चे 15 लाख थे, अगर यूनिक बच्चे 10 लाख होते, अरे भैया अगर यूनिक बच्चे 10 लाख होते तो क्या 10 लाख होते तो तुम्हारी रैंक कितनी होती? अरे बच्चे क्या बन जाती 95 परसेंटाइल में? तुम्हारी रैंक बन जाती 50,000। बात समझे? अरे तुम्हारी रैंक कितनी थी पहले? 30,000। जिस शिफ्ट में तुमने एग्जामिनेशन दिया तुम्हारी रैंक क्या थी? 30,000। और जब तुम बाकी शिफ्ट में एग्जामिनेशन नहीं देते हो या फिर अगर फाइनल तक तुम्हारी यही परसेंटाइल रह जाती है, 95 परसेंटाइल ही तुम्हारी फाइनल रह जाती है, तो रैंक तुम्हारी क्या बनेगी? 50,000। तो रैंक बढ़ी की घटी? रैंक बढ़ गई। रैंक बढ़ गई, क्या बोल सकते हैं? घट गई, जो भी बोलो, जिस तरीके से भी लेना है, रैंक घट गई। तो जिस शिफ्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे वहां पे तुम्हारी रैंक अच्छी भी मतलब परसेंटाइल अच्छी भी बन जाती है, तो वो तुम्हारा एक लॉन्ग टर्म में क्या होता है? इफेक्ट करता है। दूसरी चीज ये है कि नंबर ऑफ शिफ्ट जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा वेरिएशन आएगा, उतना ज्यादा वेरिएशन आएगा। क्योंकि यार देखो जेईई मेंस का एग्जामिनेशन का बहुत ज्यादा इज्जत था, लेकिन ये जितने नंबर ऑफ शिफ्ट बढ़ाए जा रहे हैं इज्जत पूरा धीरे दिन पर दिन डाउन होता जा रहा है। एक बार, दो बार, मैक्स टू मैक्स 2 बार सही था, 4 बार करके पूरी की पूरी वैल्यू इन्होंने गिरा दी। और खास करके मैं बोल रहा हूं, खास करके वैसे बच्चे जो कि प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जो बच्चे नहीं पढ़ते लिखते हैं, 25 चैप्टर 20 चैप्टर करके जाते हैं, उनको अगर 100 150 आ गई, एवरेज मार्क्स इंक्रीज हुई, एवरेज मार्क्स क्या हुई भाई? इंक्रीज हुई, पूरी शिफ्ट की एवरेज मार्क्स इंक्रीज हो गई, तो जो हार्ड शिफ्ट में बच्चे देंगे उनका एवरेज मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा, उनकी रैंक बढ़ जाएगी, तुम्हारी रैंक घट जाएगी। और यही एक रीजन है कि बहुत ज्यादा स्कोर करके भी तुम्हारी रैंक गिर गई। तुमने सितंबर में भी देखा होगा, क्योंकि कम बच्चे अटेम्प्ट किए थे, तुम्हारी परसेंटाइल बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली इंपैक्ट की थी, बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली इंपैक्ट की थी। और जब भी नंबर ऑफ कम स्टूडेंट्स होंगे तो तुमको इंपैक्ट करेगा भाई। और फाइनल में तुम्हारी रैंक, अगर तुमने अपना रिजल्ट अच्छा नहीं किया, अच्छा भैया ऐसा क्यों हो गया? यहाँ 30,000 थी, यहाँ पे 90,000, कि बहुत सारे बच्चे फाइट कर रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे यूनिक बच्चे भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे फाइट कर रहे हैं, उनकी नंबर इंक्रीज हो रही है, उनकी परसेंटाइल इंक्रीज हो रही है, तो तुम्हारी उनकी रैंक भी तो इंक्रीज करेगी ना भाई, उनकी रैंक भी तो इंक्रीज करेगी। अरे एक बच्चे को अभी आया है 100, कल उसको आया 120, फिर 140, फिर 160 भी तो आ सकता है। तो समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? आ सकता है ना। इसी वजह से रैंक पीछे हो जाती है, तो तुमको डेली फाइट करना पड़ेगा, दिन पर दिन कंपटीशन इंक्रीज होगी। जो फरवरी में कंपटीशन था मार्च में इंक्रीज हुआ, जो मार्च में कंपटीशन है वो अप्रैल में इंक्रीज होगा, जो अप्रैल में कंपटीशन है वो मई में और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। हद तक इसको सही करने की कोशिश की गई है, बट स्टिल अभी भी उसमें कुछ कुछ चेंजेस की जरूरत है। इजी शिफ्ट आ जाता है तो बच्चे इंपैक्ट कर जाते हैं हार्ड। अभी मैं बता रहा हूं 2019 की मैं बात बता रहा हूं, 2019 एक बच्चे के थे 304 मार्क्स और उसकी रैंक पता क्या थी? रैंक थी इसकी 4000। मुझे एक बात बताओ यार, 360 में से 304 मार्क्स जो बच्चे लेके आएगा, क्या उससे 4000 बच्चे आगे होंगे यार? कि कभी भी तुम्हें इजी शिफ्ट में नहीं पढ़े। इजी शिफ्ट का मतलब है कि भैया गए हो, क्या गए हो? परसेंटाइल गए हो, रैंक गए हो, ऐसा समझ लेना। हाँ, इजी शिफ्ट में ही बच्चे, जो बच्चे बहुत ज्यादा स्कोर करेंगे उनकी बहुत अच्छी परसेंटाइल होगी। और हार्ड शिफ्ट में भी या कोई भी शिफ्ट है, अगर तुम बहुत ही ज्यादा स्कोर कर देते हो एक्सेप्शनली, तब तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एक्सेप्शनल बच्चे कितने ही होते हैं, 2%, 3%, 4%। और वो बच्चे ना हमेशा कमेंट बॉक्स में भी आके बोलते हैं, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, क्या यहाँ पे भाषण दे रहे हो? अरे भाई तुम्हारी एग्जामिनेशन अच्छी होगी। अच्छी एग्जामिनेशन किसकी जाती है भाई? 2%, 4%। तो क्या 98% बच्चे क्या वो नकारा होते हैं? क्या नकारा होते हैं? 10 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, 1% बच्चे, मतलब 1%, हाँ 1% बच्चों की जेईई एडवांस में सिलेक्शन होती है। क्या 99% बच्चे जिंदगी में कुछ नहीं करते? क्या ये एटीट्यूड दिमाग से निकाल दो। या फिर 4 से 5% बच्चों का एनआईटी और आईआईटी में होता, तो क्या बाकी 95% बच्चे जिंदगी में अच्छा नहीं करते? क्या अरे भाई तुमसे भी अच्छा कर सकते, तो ये बात पता नहीं। ये घमंड अपने अंदर से निकाल दो, जिनकी खास करके एग्जामिनेशन अच्छी गई और बहुत ज्यादा घमंड निकाल दो यार, ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है घमंड। रियलिटी बता रहा हूं, एग्जामिनेशन अच्छी गई है, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई कैन फील कि तुम्हारी एग्जामिनेशन अच्छी गई, तुमने कितना ज्यादा एफर्ट डाला होगा, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम्हारी एग्जामिनेशन अच्छी चलेगी, तुम अंदर से बहुत ज्यादा घमंड फील कर रहे हो कि मैं सबसे अच्छा और बाकी सारे खराब, ये बहुत गलत एटीट्यूड है, ये बहुत ज्यादा गलत एटीट्यूड है। और इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। इसी को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन। इन सम सेंस कह सकते हो डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो ये चीज दिमाग से निकाल दो। तो आई गेस तुम लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और रही बात यार परसेंटाइल की, सपोज तुमने फरवरी में एग्जामिनेशन दिया, मार्च में एग्जामिनेशन दिया, अप्रैल में एग्जामिनेशन दिया और मई में एग्जामिनेशन दिया, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी आई 95, यहाँ पे तुम्हारी आ गई 99, यहाँ पे तुम्हारी आई 92, यहाँ पे आई तुम्हारी 90, तो बेस्ट ऑफ 4 लिया जाता है। बेस्ट ऑफ 4 क्या है? 99, तो 99 परसेंटाइल तुम्हारी रह जाएगी, ठीक है। ओवरऑल रैंक जो बनता है, ओवरऑल रैंक बनता है तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ यूनिक स्टूडेंट। जैसे कि यहाँ पे यूनिक स्टूडेंट 6 लाख, यहाँ 1 लाख, यहाँ 1 लाख, यहाँ 7 लाख, टोटल हो गए 15 लाख। अगर आपके केस में टोटल यूनिक स्टूडेंट 10 लाख है, तो 10 लाख के हिसाब से आपकी रैंक बनेगी। आपकी जो परसेंटाइल आई है, परसेंटाइल वही रहेगा, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे देखो 95 परसेंटाइल थी, तुम्हारी रैंक क्या बनी? 30,000। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 6 लाख। लेकिन लास्ट में ये 6 लाख बढ़ के कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा या 12 लाख हो जाएगा। तो तुम्हारी रैंक 10 या 12 या 11 के हिसाब से बनेगी, ना कि 6 लाख के हिसाब से बनेगी। बात यार डिटेल डिस्कशन आई गेस तुम लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें। चलो बाय।